मेरा नाम राजन चांदोरकर है। मैं यूको बैंक में काम कर रहा था और यूको बैंक की जो रिटायरी संगठन है उसमें मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और महाराष्ट्र में जो जनरल संगठन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑल इंडिया जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसका भी जनरल सेक्रेटरी, और हमारा जो अपेक्स बॉडी है उसका मैं डिप्टी जनरल। मेरा नाम इनके मर्कज। मैं यूनियन बैंक से रिटायर और 2005 और हमारे ये संगठन जो है 25 साल हुआ। पेंशन आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? अब बात ऐसी है कि जहां पर भी पेंशन आई है आज तक, छोटी से छोटी बड़ी चीज, उसका टाइमली थोड़ा सा अपडेशन होता है या उसका जो बायपार्टेट होता है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब तक नहीं है। बैंकिंग में क्या हो गया है कि सन 2000 में जो जनरल मैनेजर रिटायर हुए हैं और समझो 2023 में जो आदमी का 2024 में जो जनरल मैनेजर रिटायर हुआ, उन दोनों के पेंशन में इतना तफावत है, डिफरेंस है कि आज की तारीख में जो सब स्टाफ है, प्यून, कर्मचारी, सिपाही, उसका पेंशन भी उससे ज्यादा हो गया है। कि हमने अगर रिटायर हो गया और हम जिंदा रहते हुए हमारे बाद में 5 और वेज रिविजन हुआ और उनको पेंशन मिलता है, हमसे भी ज्यादा मिलता होगा, उस बेसिक को पकड़ के हमको अपडेशन अगर मिलेगा तो जस्टिस है। हेलो नमस्ते, मैं हूं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जब बातें करते हैं तो काफ़ी सुकून सा महसूस होता है, और ख़ास तौर पे जब हम बात सीनियर लोग से करते हैं, सीनियर सिटीजन से करते हैं, जिनको काफ़ी सारा अभ्यास है, ज्ञान है, अनुभव है कामों का, और भी कई सारी चीज़ों का ज्ञान है। पर जब एक समय पर वो रिटायर हो जाते हैं, जब वो अपना काम कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तब वो अपनी आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और उनके आराम की ज़िंदगी जीने के लिए सरकार कुछ पेंशन देती है, पर वो पेंशन कब तक उतनी ही रहेगी? भले से मार्केट में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, जहाँ पे जो सब्जी 2 किलो की मिलती थी 90s के समय पे, आज वो 2 रुपये किलो, आज 30-40 रुपये किलो हो चुका है। पर उन लोगों की पेंशन आज भी 250 रुपया, 500 रुपये, कुछ इसी तरह की पेंशन होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बैंक रिटायरीज़ का। बैंक रिटायर्स यानी कि जो हमारे बैंक ऑफिसर्स हैं, जो बैंकों में काम करते थे, अलग अलग पद पे थे, बड़ी बड़ी पद पे थे, और कुछ लोग छोटी छोटी पद पे भी है, पर काम काम होता है। उन्होंने बैंक को एक नया ग्रो किया है, एक नया उजाला दिया है। अब इस बैंक को जो इन्होंने इस स्थान पे लेके आया है, और आपको तो पता ही है कि बैंक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इतने बड़े लोगों के साथ आज हम बैठे हैं, तो आज हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। तो हमारे साथ काफ़ी ही जाने माने लोग हैं, काफ़ी सीनियर्स हैं, काफ़ी इनको ज्ञान है, कई सारे मुद्दे हैं, पेंशन, इंश्योरेंस और भी तमाम कई सारी चीज़ें हैं। पर आज हम बात पेंशन पे करेंगे। पेंशन आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, गवर्नमेंट के अंदर एक्सचेकर को, बजट को डेबिट करके लोगों का पेंशन दिया जाता है। बैंक कर्मचारी का ऐसा नहीं है। बैंक कर्मचारी का जो अपना हिस्सा और बैंक का जो हिस्सा था, जो अपने हिस्से के जो पैसे ब्याज के साथ में जमा होते हैं, जो भी जमा हो जाते हैं, वो लेकर के उसके बदले में पेंशन दी जाती है। और ये हमने एक तरह से बिकत ही ली है पेंशन उनके पास। अब बात ऐसी है कि जहां पर भी पेंशन आई है आज तक, छोटी से छोटी बड़ी चीज, उसका टाइमली थोड़ा सा अपडेशन होता है महंगाई के तहत, या उसका जो बायपार्टेट होता है उसके तहत उसमें तब्दीली आ जाती है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब तक नहीं है। ये पेंशन पहली बार रिजर्व बैंक में आ गई। पहली बार उन्होंने रिजर्व बैंक में 1936 से पेंशन को बढ़ावा दिया। उनका एग्रीमेंट हो गया था 36 का 40 में, और हमारा एग्रीमेंट हो गया 95 में, लेकिन दिया गया
68 जनवरी से। तो इसके अंदर थोड़ा सा वो हो गया, यानी टाइम ज़्यादा बढ़ने की वजह से एग्रीमेंट के अंदर पहली बार थोड़ा सा कुछ लोगों को चाहिए था, कुछ लोगों को नहीं चाहिए, तो गड़बड़ी के अंदर एक सबसे बड़ा क्लॉज अपडेशन वाला रह गया। अब बात ऐसी थी, जिन लोगों ने एग्रीमेंट की थी ये इसकी, वही लोग आज भी करते हैं, और हर 5 साल में हमारा एग्रीमेंट होता है, और हर 5 साल एक अलग बेसिक, एक अलग डीए बन जाता है, पिछले वाला रह जाता है, आगे वाला आ जाता है। हम कुछ अपडेशन या हमको कुछ पैसा चाहिए ऐसा नहीं मांग रहे, हम आज जो मांग रहे हैं कि ये जो तब्दीलियां हर बाइपार्टाइट में पीछे पीछे पड़ती गई और हर एक आदमी को थोड़ा ज़्यादा ऐसा मिलते गया, उसको एक रास्ते पर ला करके सबको एक समानता पर लेके आओ। ये मर्ज हो गया, उसका बेसिक अलग हो गया, डीए अलग हो गया, फिर 5 साल के बाद में दूसरा हो गया, तो 4440 का उसमें मर्ज हो गया, उसका डीए अलग हो गया, उसका बेसिक अलग हो गया। ये जो तफावत होती गई हर वक्त, हम उसको ही चाहते हैं कि सब उसको इकट्ठा, सबको एक लाइन में लेके आओ। हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको ये तफावत है वो निकालनी है। लोग हमको गलत समझ सकते हैं कि अपडेशन क्यों नहीं हो रही, यही तो अपडेशन है। हम जब किसी एक अथॉरिटी के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोर्ट में जाते हैं या गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जब हम ये लफ्ज़ वापरते हैं कि अपडेशन, उनको लगता है कि कुछ सिरे से ज़्यादा लेना पड़ेगा। हम वो नहीं मांग रहे, हम मांग रहे जो आपने तब्दीलियाँ कर रखी है उसको एक समांतर लाइन पे लेकर, यही हमारा अपडेशन के बारे में कहना है। मैं थोड़ा सा अपडेशन का मामला सरल करके बोलता हूँ कि शायद मतलब आम आदमी को पता नहीं लगेगा अपडेशन क्या है करके, लेकिन लोगों ने ये तो सुना है कि मिलिट्री सर्विसेज में OROP हो गया, और OROP में जो समझो पुराने जनरल 30 साल पहले जो रिटायर हुए हैं और आज के जो जनरल आज रिटायर हो रहे हैं, उन दोनों में जो पेंशन में तफावत थी वो तफावत उन्होंने निकाल दिया। हम लोग उसी को अपडेशन बोलते हैं। बैंकिंग में क्या हो गया है कि सन 2000 में जो जनरल मैनेजर रिटायर हुए हैं और समझो 2023 में जो आदमी का 2024 में जो जनरल मैनेजर रिटायर हुआ, उन दोनों के पेंशन में इतना तफावत है, डिफरेंस है कि आज की तारीख में जो सब स्टाफ है, प्यून, कर्मचारी, सिपाही, उसका पेंशन भी उससे ज्यादा हो गया है। अशोक जी ने जो आपको बताया उसमें फर्स्ट व्यापार मेरे लोगों को पता नहीं लगा, लेकिन इन शॉर्ट क्या हो गया है कि गवर्नमेंट सर्विस में पे कमीशन होता है, 5वां 6 पे कमीशन, 6वां पे कमीशन, 7वां पे कमीशन, और हर पे कमीशन के साथ में जो पुराने लोग हैं कर्मचारी, उनका पेंशन अपडेशन हो जाए, एक लेवल पे लिया जाता है उनको, एक लेवल पे। मतलब गवर्नमेंट अंडर सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सुपरिटेंडेंट है, गवर्नमेंट के जो कैडर्स है उनके जो सभी कैडर्स को एक साथ में लिए जाते हैं और उस तरह से उनका पेंशन का एक प्लेटफॉर्म में लाते हैं। हमारा डिमांड वही है कि हमारा पेंशन का जो अपडेशन कीजिए, और जो 1990 में जो रिटायर हुआ है या 2024 में जो रिटायर हुआ है, वो रिटायर में जो जबरदस्त बड़ा फर्क है वो फर्क निकाल दीजिए, यही हमारा डिमांड है। आपको पैसे बढ़ेंगे और नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा उसमें, लेकिन देखिए क्या होता है कि ये अभी मैं आपको नहीं बिना पूछे हुए मैं आगे आपको बोलता हूँ कि पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तो पिछले मतलब हालांकि 1995 से आज तक 30 साल हो गए एग्रीमेंट हो गए, सभी बैंकों में मतलब जो पहले 27 बैंक वो मर्ज होकर 12 बैंक हो गए, और कुछ प्राइवेट बैंक है, वो सभी बैंकों में पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन नाम एक ही है। समझो इनका सेंट्रल बैंक पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन है, मेरा यूको बैंक पेंशन रेगुलेशन है, ऐसे। लेकिन उसमें क्लॉज टू क्लॉज, नंबर टू नंबर, वर्ड टू वर्ड
वही टेक्स्ट है सब में। अभी अपडेशन का मामला ऐसे है कि उसमें अपडेशन का प्रोविजन था, है, मैं था और है दोनों बोल रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि 2003 में उसमें अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया था अपडेशन करने के लिए, लेकिन तो भी बैंक को अपडेशन कर नहीं रही है, ये समस्या है। उसका कारण वही है कि रेगुलेशन 35/1/1 उसमें अपडेशन करने का प्रावधान है, लेकिन बैंक को कर नहीं रही है। मतलब हर एक बैंक, हमारा क्या है, अपने आईबीए का नाम सुना है, हाँ। इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये सबके शिखर बैंक ऐसे नहीं है, एक वॉलंटरी संस्था है वो, लेकिन सभी बैंकों को एक सलाहकार के रूप में एक संस्था है वो, सलाहकार, और उसके तरफ में सभी लोग, उसके साथ में सभी बैंक के एम्प्लॉयज के यूनियंस चर्चा करते हैं और अपना अपना पगार का जो बढ़ोतरी करना है वो करके लेते हैं, और वही बढ़ोतरी का जो सेटलमेंट होता है वो सभी बैंकों में लागू होता है। तो वैसे ही पेंशन के बारे में जो हमारे आईबीए बीच में आती है, वो सबसे बड़ा हर्डल हो गया, समस्या हो गई, क्योंकि वो लोग सुनने को लग रहे हैं। अभी आप पूछेंगे कि पेंशन बढ़ोतरी बैंक क्यों नहीं कर रहे, तो बैंक वाले तो और आईपीएस सीधा जवाब एक सेकंड में दे देंगे कि पैसा नहीं, पैसा नहीं। आप ये भी पूछ सकते कि रिजर्व बैंक में क्यों पेंशन का अपडेशन हो गया, आपके बैंक में क्यों नहीं हो रहा है। आपके मन में सवाल आएगा, इसके बीच में रिजर्व बैंक में 2 बार पेंशन का अपडेशन हो गया, लेकिन ये जो नेशनलाइज बैंक है या सार्वजनिक बैंक का है, ये बैंकों में पेंशन अपडेशन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, पैसा नहीं, ऐसे सरकार बोलती है। हालांकि आईबीए को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये हमें कंट्रोल करती है। आईबीए का कोई मतलब नहीं कोई, क्योंकि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, ऐसे क्लब टाइप संगठन है, वो क्लब टाइप संगठन है। लेकिन डीएफएस और गवर्नमेंट मान नहीं रही। मैं आपको एक कदम आगे जाके बोलता हूँ कि 2018 में जब भी रिजर्व बैंक का पेंशन बढ़ने का डिमांड उनकी तरफ से जोरदार रूप में हो गया, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने लेटर लिखा आईबीए को कि इनका डिमांड पेंशन अपडेशन करना, मान्य करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इनका करेंगे तो बाकी बैंकों में मांग जाएंगी। रेगुलेशन वही है 35/1, रेगुलेशन नंबर वही है, 2003 में वो उसका अमेंडमेंट हुआ है, वही है। वो अमेंडमेंट में साफ साफ प्रावधान है कि अपडेशन करो हर 5 साल के बाद में। लेकिन रिजर्व बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, आपने तो सुना होगा रिजर्व बैंक में बहुत ही प्रॉफिट मिलता है, उस मुकाबले में नेशनल बैंकों में, इधर बाकी बैंकों में प्रॉफिट का परसेंटेज बहुत कम होता है। ये हालांकि स्थिति थी 10 साल पहले, लेकिन पिछले 10 सालों में बैंकों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है और सभी बैंक अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा रही है। तो हमारा कहना ये है कि बैंक में पैसा है तो भी पैसे दे नहीं रहे। अब आगे पूछ सकते हैं क्यों नहीं दे रहे। अब मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने जो बताया आपको कि पेंशन रेगुलेशन, जो सभी बैंकों में एक ही पेंशन रेगुलेशन है, उसमें रेगुलेशन नंबर 11 है। वो पेंशन रेगुलेशन नंबर 11 में ये प्रावधान है कि हर एक बैंक 31 मार्च का बैलेंस शीट होने के बाद में, ऑडिट होने के बाद में, एक संस्था अपॉइंट करेगी और वो संस्था की तरफ से, जिसको एक्चुअरी बोलते हैं ना, एक्चुअरीज को अपॉइंट करेंगे और एक्चुअरीज को अपॉइंट करके जो प्रोविजन करना चाहिए था बैलेंस शीट की तरफ से हर साल, वो प्रावधान किया नहीं है। इसके लिए शायद आज जो बोल रहे पैसा कम है, वो शायद हो सकता है क्योंकि बैंकों का मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक नहीं है। आपने एकदम सही बताया पहले कि जो सब्जी 20 साल पहले 5 रुपए किलो थी, वो आज 40 रुपए किलो हो गई। वही समस्या हमारी है और इसीलिए हम लोग अपडेशन मांग रहे हैं, और अपडेशन हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हालांकि देखो, लड़ने के तौर तरीके बहुत सारे होते हैं। हम लोग अभी सड़क पे लड़ रहे हैं। पिछले 8-9 महीने के अंदर हमारी जो राष्ट्रीय शिखर संगठन है, वो शिखर संगठन ने 23 शहरों में बड़ी संख्या में प्रोसेशन निकाले, प्रदर्शन किए, निरसन किया, धरना पर दिया।
तो भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ कान सुनने रहे ये बात हो गई, ये बात हो गई। आपने अभी हमारे दोनों सदस्य से सुना है अपडेशन ऑफ पेंशन क्या है। अभी मुद्दा ये है, इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि जिस हिसाब से जो अशोक साहब ने बताया आपको, ये कैलकुलेशन होता है कि उसमें इनजस्टिस हो, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमने जो 2005 में हम रिटायर हुआ और हमारे बाद में अभी 20 साल के बाद में जो रिटायर होता, वेज रिविजन के वजह से जो वेजेस उनका बढ़ोतरी हो गया, सर्विंग एम्प्लॉय जब वो रिटायर होता है तो उसको जो वेज रिविजन पकड़ के जो पेंशन मिलता है उसको ज़्यादा मिलता है। तो मुझे ये आपको लगता नहीं है कि इनजस्टिस है कि हमने अगर रिटायर हो गया और हम जिंदा रहते हुए हमारे बाद में 5 और वेज रिविजन्स हुआ है और उनको पेंशन मिलता है, हमसे भी ज़्यादा मिलता होगा। ज़्यादा मिलता करके हमको सवाल नहीं है, लेकिन कम से कम जो जिसका सर्विस उतना ही है आज और उतना जो पगार मिल रहा है उनको, उस बेसिक को पकड़ के हमको अपडेशन अगर मिलेगा तो जस्टिस है। उसमें इन्फ्लेशन पकड़े हुए उसका पेंशन का मतलब क्या है? पेंशन यही है कि हमारा हक है, ये जजमेंट्स में आया है कि पेंशन हमारा हक है। तो अगर हमारा हक है तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो जीने का भी मेरा हक है कि नहीं, ये सवाल है। तो इसलिए अपडेशन इम्पोर्टेंट है। और ये ऐतिहासिक 1995 में जब अग्रीमेंट हुआ तो सिर्फ 40% लोग पेंशन लिया, 60% लोग नहीं लिया। और उसकी वजह से ये रिटायरीज ने एक मूवमेंट किया है कि नहीं ये सबको देना चाहिए। तो वो कम से कम 13 साल के बाद 2010 में दोबारा उनको सेकेंड पेंशन ऑप्शन दिया था। तो वो जो 40% था वो बढ़ के 95% जो रिटायर हुए उनको दोबारा एक मौका मिला पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने लिया। अब आज का स्थिति ऐसा है कि कम से कम 95 to 98% लोग को पेंशन मिल रहा है क्योंकि वो सुविधा है। बेसिक पेंशन के ऊपर हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो सेटलमेंट में है कि हमारे डियरनेस अलाउंस उसमें जुड़ा हुआ है कि जैसे डीए बढ़ती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ती है, तो उससे हम बेसिक में डाल के हमको भी फायदा है। तो वैसे ही अगर 5वां बाइपार्टाइट जब हमारा ये पेंशन साइन हुआ, आज 12वां पेंशन सेटलमेंट हुआ है वेज रिविजन, यानी कि 7 वेज रिविजन्स हुआ है। तो उस 7 वेज रिविजन्स में जो डीए उनको मिलता है, हमको भी मिलता है, लेकिन बेसिक हमारा वही रहता है जब हम रिटायर हुआ। तो ये इनजस्टिस है, दैट इज वाई ये इनको पेंशन बढ़ोतरी का ज़रूरत है, अपडेशन का। अब क्यों नहीं मिल रहा है ये आपको लोगों ने बताया है। एक तो अभी सबसे मेन चीज़ है कि ये पेंशन लाने के लिए हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांग रहे। आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा कि पेंशन गवर्नमेंट ने दिया, ये गवर्नमेंट नहीं दिया हमको, ये हमने खुद अपनी सेटलमेंट से किया है। हमको 1995 के पहले पेंशन नहीं थी नेशनलाइज बैंक्स में, सिर्फ एक आध बैंक में उनका पहले से अग्रीमेंट का, जो इंपीरियल बैंक है उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था, इलाहाबाद बैंक है उनके पास थे, लेकिन बाकी बैंकों में पेंशन नहीं था। हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट सिर्फ 2 थे, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड। तो हमने जो सेटलमेंट किया, हमने कहा ये जो प्रोविडेंट फंड हमारा कंट्रीब्यूशन है हम उसको पेंशन फंड में डालेंगे और बैंक हमारा पेंशन वो चालू रखेगा, उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो हमारा फंड से ये पेंशन बनी है, तो हमारा ही पैसा है उसमें, वो फंड में जो लगा हुआ है, जो
जैसे उसने कहा हर साल सेटलमेंट के मुताबिक से उनको हमको पेंशन देना पड़ता है। तो ये जो हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है, अगर ये गवर्नमेंट कहता है और इंडिया IBA कहता है कि इनसफिशिएंट है, कि हमको पेंशन हम नहीं दे सकते हैं, तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि आपके पास होना ही चाहिए। अब 99% जब लोग 98% लोग पेंशन लिया हुआ, उनका कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, तो कम से कम आप बताओ क्या है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ा चीज़ है कि ये पेंशन बनाने वाले जो यूनियंस थे, सर्विंग यूनियंस, वो आज तक उसी सेटलमेंट को बदलाव नहीं लाना चाहता है, और वो भी हमारा एक प्रॉब्लम है। हम लोगों को हर साल कहता है कि हर अग्रीमेंट के टाइम से कहता है कि हम आपका बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन होता नहीं है। तो हाँ, तो और एक चीज़ है, अभी 2 साल एक साल पहले ये अपडेशन के बारे में एक नया स्कीम, ये विचार आया। यूनियंस जो करते थे ये अग्रीमेंट किया हुआ वेज रिविजन वगैरह, वो लोग ने अपडेशन के वजह से रिटायरीज को एक्सग्रेशिया दे दिया। अब एक्सग्रेशिया क्या है? एक्सग्रेशिया मतलब दान। जब हम मांग रहा है अपडेशन पेंशन कि आपके बेसिक के ऊपर बढ़ाओ, वो उसके वजह से वो लोग ने एक्सग्रेशिया दिया, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट दे दिया विदाउट लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये भी और एक अन्याय हो गया। जब वो अपडेशन देना चाहता था वो नहीं दिया, अब गवर्नमेंट तो नहीं दे रहा है और ये भी नहीं दे रहा है, और इसके लिए ये जो एक्सग्रेशिया जो लाया है उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई करते हैं कि अपडेशन के ऑल्टरनेट में ये एक्सग्रेशिया नहीं होना चाहिए। ये क्या बैंकों की स्थिति 90 के दशक में अच्छी नहीं थी। रिसेशन चालू था पूरे वर्ल्ड में, और उस वक्त बैंकों को गवर्नमेंट ने 200 करोड़ देने के लिए ना कह दिया और बोला कि आप अपने तरफ से पैसा जमा करो, लोगों आपके पास प्रोविडेंट फंड का इनका लोगों का पैसा पड़ा है, आप यूटिलाइज कर सकते हो। जब यूनियन ने कहे कि हमारा जो हिस्सा है आप ले लो और उसको आपको बहुत साल के बाद में देना है, तो थोड़ा थोड़ा सा प्रोविजनिंग करके हमको पेंशन दे दो, और इसी की वजह से पेंशन तो आ गई। पेंशन आने के बाद पहली बार कम लोगों ने लिया, बाद में सब लोगों ने लिया। कोई भी बिजनेस के अंदर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, और ऐसा हुआ कि पहली 2-4 साल के अंदर थोड़ा सा ये बढ़ने लगा, खर्चा बढ़ने लग गया। लेकिन आज हम कतई मानने को तैयार नहीं है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है। हम एक बैंक कर्मचारी होकर के कहना तो नहीं चाहते, लेकिन अभी कहने की नौबत आ गई। जब 16 लाख करोड़ रुपया का अगर NPA वाइप अप हो सकता है, तो 5-10 हजार करोड़ देकर के पेंशन अपडेशन देना क्या मुनासिब नहीं था? हमारा ये सवाल है। और इस चीज को करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। रिटायरीज देखो, ऐसा था कि पहला बायपार्टाइट AIBA और इंटक ने किया था, दूसरे बायपार्टाइट में इंटक का यूनियन नहीं था, तीसरा बायपार्टाइट भी सिर्फ AIBA यूनियन ने कहा था। जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऐसा कुछ था नहीं, अफसर का और अवार्ड स्टाफ का एग्रीमेंट ये लोग ही कर रहे थे। जब ऑफिसर्स का ORS आ गया और ऑफिसर की संगठन बन गई, तो उन्होंने ऑफिसर को भी बायपार्टाइट में ले लिया, छोटे छोटे यूनियन को भी ले लिया जिनकी तादाद 10,000 15,000 भी नहीं है। आज हमारे रिटायरी की खाली एक संगठन AIBRF, जिसकी तादाद 3 लाख से ज्यादा है, और अब जो बायपार्टाइट जो लोग कर रहे हैं उनके सबसे ज्यादा है
लेकिन हमको बात करने को तक नहीं लेते। ये हमारा रोना है और हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ बात करो, हम हमारे प्रश्न के उत्तर हम खुद ढूंढ के दे देंगे आपको। अभी मंडल साहब ने और पटेल साहब ने जो बताया ना वो एकदम सही है। मैं उससे थोड़ा सा और सप्लीमेंट करना चाहता हूँ, सप्लीमेंट करना कि बैंकों में पैसा नहीं है, ये जो बैंक बोल रही है। तो 2010 में पेंशन का सेकंड ऑप्शन आया, थर्ड ऑप्शन आया, और तभी सवाल ये आ गया कि बैंक बोलने लगी कि पेंशन फंड में पैसा कम है तो सभी पेंशन बैंकों को पेंशन फंड में पैसा डालना पड़ेगा, तभी हम लोग थर्ड ऑप्शन दे पाएंगे। जो भी पाटिल साहब ने बताया कि जब भी पहले पेंशन स्कीम निकाला तभी हार्डली 48% लोगों ने पेंशन लिया था और बहुत से लोगों ने लिया नहीं था, उनको गलत फहमी थी, ज्ञान नहीं था वगैरह वगैरह। लेकिन 2010 में जब फिर एक बार मौका आया, डिमांड क्यों किया, तभी बैंकों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड कम है पेंशन फंड में, और तभी बैंकों ने पेंशन फंड इक्वलाइजेशन करने के लिए 6,400 करोड़ रुपया 6,400 करोड़ रुपया सभी बैंकों ने ये पेंशन फंड में जमा कर दिया। तभी ये थर्ड ऑप्शन चालू हो गया और पेंशन फंड का जो शॉर्टफॉल वो बोल रहे थे 2010 तक का वो इक्वलाइज हो गया। करेक्ट। अबे आज जो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, मैंने पहले जो बताया आपको कि रेगुलेशन 11 में जो प्रोविजन है कि हर साल एक्चुअरीज को अपॉइंट करना है और बैलेंस शीट से कुछ प्रोविजन करना है पेंशन फंड में, वो बहुत सारी बैंक करती नहीं है। ये हमारा दावा है, हमारा आरोप है। मैं आपको एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ मैं कि मैंने खुद ने आरटीआई के तहत एप्लीकेशन किया था यूको बैंक में, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने मंगाया कि पिछले 3 सालों में पेंशन फंड में जमा कितना हुआ, पेंशन फंड में बाकी इनकम कितना हुआ, इंटरेस्ट इनकम बोलो या सिक्योरिटी इनकम बोलो, पेंशन आपने कितना दिया और आज की तारीख में बैलेंस कितना है। ऐसे मैंने 3 साल का ब्यौरा मांगा मैंने, और वो ब्यौरा मिला मुझे, क्योंकि मैंने आरटीआई के तहत मांगा था, मुझे मिल गया मुझे। और हर साल में मैं बोलता हूँ, हर साल में पेंशन का एक्रीशन मतलब जो पैसा आ रहा है और जो पैसा पेंशन पेमेंट्स, वो दोनों में जबरदस्त फर्क है। हर साल एक्रीशन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, पेमेंट कम है, और हर साल के 31 मार्च में पेंशन फंड का बढ़ोतरी हो जा रहा है। समझिए आप। तो पेंशन फंड में पैसा नहीं है, ये बैंक का कहना सरासर झूठ है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अभी पाटिल साहब ने जो बताया वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आज पूरे बैंक में करीब 7-7.5 लाख बैंक के पेंशनर्स हैं, लेकिन हमको सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला नहीं मतलब हमें राइट टू रिप्रेजेंट या राइट टू बी हर्ड, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है ना, आप देखा होगा कि न्यायालय में कोई भी कितना भी घिनौना आरोपी होगा तो भी उसको उसका कहने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि तुझे क्या कहना है। तो वैसे हमको कहने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ये बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या होगी, सबसे बड़ी समस्या ये होगी। हालांकि हमारी संगठन जो हम पाटिल साहब ने बताया 3 लाख सभासद है, वो रजिस्टर्ड है, अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में रजिस्टर्ड है, और हमें अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कोर्ट में एक केस दायर करें कि हमें जबरदस्ती बैंकों को बुलाना ही पड़ेगा। इस तरह सीएलसी एक बीच में माध्यम है, आपने सुना होगा सीएलसी, सेंट्रल लेबर कमीशन करके बीच में माध्यम है, ऐसे बोलेगा कोर्ट के पहला एक माध्यम है सीएलसी। उसमें हम लोग अप्रोच हो गए और सीएलसी ने भी बताया उनको कि इनको सुनो, कम से कम सुनो तो सही वो क्या बोल रहे हैं। तो भी वो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो सुनने के लिए राजी। मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ मैं कि 2021 के बाद है इंडियन बैंक एसोसिएशन की 79th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी मुंबई में, और आज के जो फिनांस मिनिस्टर है मैडम निर्मला जी, वही उस समय फिनांस मिनिस्टर थी, और उन्होंने जो एजीएम में जो एड्रेस किया वो एड्रेस में उन्होंने खास करके उसका
मेंशनिंग किया, नमूद किया, बोला बैंकों को, सभी बैंकर्स को जो एडवाइस दिया कि आज जो बैंकों की हालत हो गई है अच्छी, वो हालत अच्छी बनाने के लिए जो तुम्हारे पुराने साथी है उनका योगदान बहुत बड़ा है, उनको भूलो मत, उनको भूलो मत। उनके तरफ आप एक घर के सदस्य है, इस तरफ से उनको तरफ ध्यान दे दो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश की फिनांस मिनिस्टर बोल रही है, वो भी इंडियन बैंक एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में बोल रही है। आज 4-5 साल हो गया है तो भी आगे कुछ हुआ नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। अभी हमें पास एक ही रास्ता है कि प्रधानमंत्री के साथ सामने जाके रो पड़ो यही बाकी है। तो हालांकि मिलना चाहिए, पेंशन मिलना एकदम जरूरी है, अपडेशन मिलना जरूरी है। मैंने जो बराबरी का मिलना जरूरी आपको अपडेशन मैंने जो बताया आपको कि जैसे गवर्नमेंट में 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन होता है, हर एक का पगार बढ़ता है, तनख्वाह बढ़ता है, साथ साथ में जो निवृत्त लोग हैं उनका पेंशन भी बढ़ता है, पेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि उनको एक पार में एक लेवल पे लेके लेके ले आया जाता है। जैसे मंडल जी ने बताया कि मंडल जी खुद 2005 में रिटायर हो गए और मैं 2014 में रिटायर हो गया, तो मेरा पेंशन और उनका पेंशन एक साथ में नहीं हो सकता है। बरोबर। ये जो तफावत है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस भर के एक सबको एक साथ में लेके आओ, यही हमारा गेम है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स है कि पेंशन एक कोई भीख नहीं है, बाउंड्री नहीं है, ये आपका हक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को राइट ऑफ प्रॉपर्टी करके अप्रूव किया है, इसके लिए हम लोग झगड़ रहे हैं, मिलना चाहिए करके। हमारे एक आर्ग्यूमेंट और एक है कि जो जिस संस्था, जो यूनियंस ने इस सेटलमेंट को लाया पेंशन का, 2010 में जब वो दोबारा मौका दिया, लेकिन उस सेटल में एक और चेंज लाया। वो क्या कि 2000 के बाद में जो कर्मचारी बैंक में रिक्रूट होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसको एनपीएस मिलेगा। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट के जो मॉडल है उस मॉडल के ऊपर से वो लोग को लाया, यानी कि पेंशन स्कीम रिटायरीज के लिए 2010 अप्रैल तक ही लाया। तो मेरा क्या कहना है, ठीक है, जो जितना फंड वो 2010 तक जो बनने वाला है उनके लिए प्रोविजन तो करना ही है सेटलमेंट के मुताबिक से। और अगर आप पेंशन अपडेशन नहीं करेंगे तो फिर जो 2010 वाला जब रिटायर होगा उसके बाद में वो पैसे का क्या होगा, एक्सेस में रहेगा। 2010 वाला रिटायर कब होगा, 60 इयर्स पकड़िए 2070 में। वी आर इन 2025, नो 2025 में आदमी रिटायर हुआ। 2050, दैट इज अनदर 25 साल के लिए। और तो उसका प्रोविजनिंग जो है, जो उसका पैसा जो फंड में बैंक के पास है, वो बैंक क्या करता है उसको लेकर के, बैंक भी इन्वेस्टमेंट में डालता है, बैंक भी मुनाफा कमा रहा है उससे। ऐसा नहीं कि वो, इसका मतलब हमारा जो फंड में पैसा दिया हुआ है वो मुनाफा से वो कमा रहा है, सिर्फ आइडल नहीं रहता है वो पैसा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है अपडेशन करने के लिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए ज़रूरी है कि आईबी इसको साफ करे कि कितने पैसे हैं आपके पास और आप क्यों कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है अपडेशन करने के लिए। ये भी एक जवाब कहीं से निकलना चाहिए। मंडल जी, अगर हमको पेंशन फंड में कितना बैलेंस है पूरे, वो जरा बताइए। I can't give the total. मैं बता रहा हूँ, आज बैंक 10,000 करोड़ से ज्यादा बैलेंस आज की तारीख में है, सफिशिएंट पैसा है जिसमें अपडेशन हो सकता है, तो भी वो कर नहीं रहे हैं। ये सरासर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। एक छोटा सा पॉइंट हम आपको ऐड करना चाहते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीयकरण बैंकों के बारे में, जो रिटायर राष्ट्रीयकरण बैंक से किया हो,
लेकिन ये सेटलमेंट जो है ये सभी बैंकों के लिए, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स। अब ये प्राइवेट बैंक्स का हाल क्या है? कई बैंकों में पेंशन नहीं दिया जाता है इनसे, डिस्पाइट द सेटलमेंट। तो आने वाले दिन में जब हम सुन रहे हैं, कई चीज़ सुन रहे हैं हम, ट्रेड यूनियन, रिटायरीज का ट्रेड यूनियन के होने के वजह से हम देख रहे हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी प्राइवेटाइजेशन का मूव चल रहा है। आप जानते हैं जैसे आईडीबीआई में हुआ, जैसे अशोक साहब बोल रहे हैं कि हमारे सेंट्रल बैंक में भी हो सकता है, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी उडगी साहब भी बोलता है। ये जो भय है, अगर कल हम लोग प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो हमारा क्या पेंशन दिया जाएगा? तो कई चीज़ है जो हम चाहते हैं कि इसको रेगुलेट करे, इसको ठीक करे गवर्नमेंट की मदद से, चाहे हमारे सुने बात, नहीं तो वो खुद अपने आप करे। क्यों नहीं करते? सवाल ये बहुत बड़ा चीज़ है। और सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि हम नंगा होके रास्ते के ऊपर आ जाए ज़बरदस्त करने के लिए? उम्र में क्या है? गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है। आप समझिए, लोग आज जान देने के लिए तैयार, कहता है कि हम जान देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। करीब करीब 1.25 लाख लोग पेंशन मर गए, ये बताइए। कितने आदमी मर गए अभी राह देखते देखते। तो ये यूनियन के हमारे ये विचार है, और जब तक ये नहीं होगा प्राइमरी चीज़ अपडेशन ऑफ पेंशन, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी अशोक सर की बातें सुनी, रंजन सर की बातें सुनी, इनकी बातें सुनी, तो इन सभी से बात करने के बाद पेंशन अपडेशन को लेके कई सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं और कई सारे सवाल उठते भी हैं यहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो मेन सवाल था कि जिन्हें लगता है कि बैंकर्स को सरकार पैसे देती है, ये दरअसल झूठ है। जो बैंकर्स को जो पेंशन मिल रही है वो उन्होंने खुद अपने हक से कमाया है, वो उनके हक की पेंशन है। वो किसी से भीख नहीं मांग रहे कि मुझे पेंशन दो, मेरे पैसे बढ़ाओ। वो बस कह रहे हैं कि हमने जितना मेहनत किया, हमने जितने साल अपने इस बैंक को बड़ा करने में दिया है, उसके बाद हमारी कुछ पेंशन है जो हमारी हक की पेंशन है, जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम सच में हकदार हैं। तो उसकी इन्होंने ये बातें उठाई हैं पेंशन की। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो सब्जी 2 रुपये किलो थी 90s के समय में, आज वो 40-50 रुपये किलो हो चुकी है, बल्कि ज़्यादा ही हो चुकी है। पर पेंशन जिन लोगों को उस समय में 200-300 पैसे मिलते थे, आज भी वो 200-300 ही है। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है और काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो कि आप तक पहुंचना चाहिए। और हमारा चैनल मैक्स महाराष्ट्र हिंदी बैंकर्स के मुद्दों को काफ़ी लंबे समय से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वास उडगी सर, जो कि काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम इन सब लोगों से मिले हैं, इनके पास पहुँचे हैं। तो इनसे हमने कई सारी बातें विस्तार में जानी पेंशन अपडेशन के बारे में। तो हम एक नई सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ पे जितने भी बैंक रिटायर्स हैं, हम उनके अलग अलग मुद्दों को आपके सामने लाएंगे मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के माध्यम से। और मैक्स महाराष्ट्र हिंदी एक लौता ऐसा चैनल है जो बैंकर्स के कई सारे मुद्दों को सामने लाने के प्रयास कर रही है, और हम लाते रहेंगे। चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे इंश्योरेंस का मुद्दा हो, चाहे कोई भी बैंक से नेशनलाइजेशन का मुद्दा हो, कोई भी, हम हर एक मुद्दे को आपके सामने लाएंगे। आप हमें सहायता करिए, आप हमें हमारे चैनल को मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही कई सारी बैंक से जुड़ी हुई बातें आपके सामने लेके आएंगे, और ऐसे ही जाने माने लोग के साथ, अनुभवी लोग के साथ हम बात करते रहेंगे। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। धन्यवाद। मिश्रा जी, हम बहुत दिनों से ताक में थे, कोई आए, हमारी आवाज सुने, पब्लिक तक पहुंचाए, और आज वो योग आ गए। आप जैसे लोग आए, हमने हमारा मनोरथ जो है वो आपके सामने रख दिया है। अब अपेक्षा यही करते हैं कि ये आप हो सके उतने लोगों से तक भेजो। हम भी कोशिश करेंगे कि ये हर एक रिटायरी के पास पहुँचे, और इसी तरह से हमारे जो इश्यूज है, इंश्योरेंस बोलो या हमारे से डायलॉग करना है, और जो डीनेशनलाइजेशन है, जो हमारी जो स्थिति है कि ऐसी कि आज है या नहीं है, इसके हम बहुत डरे हुए हैं। तो आप आते रहो, हमारे साथ डिस्कस करते रहो, हम हमारा मनोरंजन रखेंगे,
लोगों के पास हम हमारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो जाएगा तो उसको हमको लगता है कि एक अच्छी दिशा आएगी, अब लोगों में जन जागृति आएगी, और लोग अगर सब उठ के खड़े हो जाएंगे तो कोई गवर्नमेंट, कोई किसी की ताकत नहीं है कि उसको दबा सके। थैंक यू। मिश्रा जी, हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए खास करके, और हमारी समस्या है, बैंक तुम की समस्या है, हमने आपके सामने रखी, और हमें आशा है कि आपके माध्यम से ये समस्या पूरे भारत भर में फैल जाएगी, और एक तरह की जन जागृति हो जाएगी कि बैंक निरुद्ध के ऊपर कौन सा अन्याय हो रहा है और वो अन्याय के निवारण होना क्यों जरूरी है, इसकी एक समझदारी आ जाएगी, ये मैं आशा है। और आपसे अपेक्षा है कि ये एक पेंशन है, एक ही मुद्दा नहीं है, हमारी और भी एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे कभी आपको जैसे समय मिलेगा तभी उस मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे, और ये सारा जनता में फैल जाएगा कि बैंक जरूरतों की समस्या क्या है, किस तरह से हल होना चाहिए। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे, ये हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। मिश्रा जी, आप हमारी इंटरव्यू के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे जो इच्छा है, ये जो रिटायरीज का जो रूप है, ये रिटायरीज का सोशल सोसाइटी में उनका एक मान रहना चाहिए, एक डिग्निटी, रिटायरमेंट के बाद में लोग डिग्निटी से रहना चाहिए, हेल्थ के वजह से, और नेचुरली उनका अगर वो पेंशन है तो ये पेंशन सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर गवर्नमेंट हमारी इच्छा पूरी करते तो बाकी का लोग इस देश में भी उनका भी फायदा कर सकते। जब तक लोग जिंदा रहे तब तक उनका डिग्निटी रहना चाहिए, यही मेरा इच्छा है। धन्यवाद। बैंकों की कहानी, बैंक पेंशनर्स की जुबान।